नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज शर्मा आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उस पे जानकारी प्रदान करना चाहेंगे, जो कि है प्रतीक। प्रतीक क्या है? कवि अपनी कविता में प्रतीक का क्यों प्रयोग करता है? प्रतीक किसे कहते हैं? काव्य शास्त्र में प्रतीक के कितने भेद बताए गए हैं? तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। प्रतीक जो वर्ड है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है हमें वैदिक साहित्य में मिलता है, और मोटे तौर पे हम जानते हैं तो ये एक सिंबल बोल सकते हैं, किसी वस्तु को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है या चिन्ह बोल सकते हैं। ये तो हम मोटे तौर पे, हाँ, प्रतीक ये है, सिंबल है। लेकिन लिटरेचर में प्रतीक अलग है। क्या है? तो आइए जानते हैं। प्रतीक जो है प्रति प्लस इक से बना है। प्रति का मतलब होता है अपनी ओर, इक का मतलब झुका हुआ। तो प्रतीक है वे सब चिन्ह याद रखना जिनसे किसी वस्तु का बोध होता है। यानी कि ये वो सब चिन्ह है जिससे हमें किसी न किसी वस्तु का बोध होता है, उसे हम कहते हैं प्रतीक चिन्ह। कैसे? अब जानिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि कोई भी कंट्री है, उसका ध्वज जो है वो उसकी राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिनिधित्व करता है, या उस कंट्री का जो ध्वज है वो उस कंट्री के राष्ट्र गौरव, राष्ट्र सम्मान का प्रतीक है। वो तो एक तो मोटे तौर पे मैंने ये बता दिया। दूसरी बात ये है कि कवि जो है अपनी कविता में इसका प्रयोग करेगा तो सूक्ष्म, ये ध्यान रखिए, सूक्ष्म भाव, सूक्ष्म विचार और अगोचर तत्व, इन तीनों को साकार रूप से पाठकों के समक्ष लाने के लिए किनका प्रयोग करता है? प्रतीकों का। यानी सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म भाव, अगोचर तत्व, उनको साकार रूप से ऐसे लगता है प्रत्यक्ष रूप से आ गया है सब कुछ कविता में, तो उसके लिए किनका प्रयोग करेगा? वो प्रतीकों का प्रयोग करेगा। ये इसकी डेफिनेशन है। अब हिंदी साहित्य में मोटे तौर पे जो प्रतीक है, कबीर को लेते हैं। कबीर की पंक्ति है, बूंद समानी समुद्र में। बूंद का मतलब बूंद, समुद्र का मतलब समुद्र। लेकिन ये बूंद जो है ये जीवात्मा का प्रतीक है, और ये समुद्र जो है ये परमात्मा का प्रतीक है। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार जीवात्मा अंत में परमात्मा में जीवात्मा का मिलन हो जाता है, उसी प्रकार बूंद जो है नहर का पानी सब कुछ जाते समुद्र में समा जाता है, वैसे ही जीवात्मा जो है अंत में परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो बूंद किसका प्रतीक है? जीवात्मा का। समुद्र किसका प्रतीक है? परमात्मा का। अब आते हैं अगे। अगे की कविता है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी जो है ये किसका प्रतीक है? सूर्य का प्रतीक है। अब आते हैं निराला की रचना। निराला की बहुत अच्छी कविता है, दीर्घ कविता, लंबी है। कुकुर मुत्ता। कुकुर मुत्ता जो है ये खुद इसका टाइटल है, ये श्रमिक वर्ग का प्रतीक है, यानी मजदूर वर्ग का प्रतीक है। और इसमें गुलाब भी आया है, गुलाब, ये पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है। पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है गुलाब। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि ने अपने साहित्य में प्रतीकों का प्रयोग किया है। अब आते हैं प्रतीक के भेद।
पहला लेते हैं भावनात्मक प्रतीक। भावनात्मक प्रतीक में क्या कवि क्या करता है, कवि अपने सूक्ष्म भावों को साकार करने के लिए जिस सब चीजों का प्रयोग करता है उन्हें हम भावनात्मक प्रतीक कहते हैं। पहले में ये कौन कौन से हैं, कमल, चंद्रमा, कुमुदिनी, ये तीनों जो है भावनात्मक प्रतीक है। नंबर 2 विचारात्मक प्रतीक। विचारात्मक से तात्पर्य यह है कि कवि अपने सूक्ष्म विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन सब चिन्हों का प्रयोग करता है उन्हें विचारात्मक प्रतीक कहते हैं। इसके अंतर्गत आता है विभीषण और गांधी जी। किसी व्यक्ति को हम कहते हैं विभीषण है, इसका मतलब वह भेदी है अपने घर का, ठीक है, घर का भेदी है विभीषण। यदि हम कहें किसी व्यक्ति को वह तो गांधी जी है, यानी कहने का तात्पर्य कि वह सच्चाई, ईमानदारी, अहिंसा पे चलने वाला है, तो ये विचारात्मक प्रतीक है, किसी के विचारों को स्पष्ट करने के लिए ये प्रतीक है। नंबर 3 व्यक्तिक प्रतीक। व्यक्तिक प्रतीक कवि के निजी प्रतीक होते हैं। कवि अपनी निजी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए अपने खुद के व्यक्तिगत प्रतीक बना लेता है। जैसे कि कैसे कबीर का प्रतीक है नलिनी। ये नलिनी जो है ये आत्मा का प्रतीक है। कबीर में माली शब्द बार बार आता है, ये माली जो है काल का प्रतीक है। इसी प्रकार महादेव वर्मा ने दीपक और बादल अपनी निजी और व्यक्तिगत प्रतीकों का प्रयोग किया। अब नंबर 4 पे आते हैं परंपरागत प्रतीक। जो परंपरा से चले आ रहे हैं उन्हें हम परंपरागत प्रतीक है। जैसे हंस है, ये बहुत पॉपुलर है, ये जीवात्मा का प्रतीक है। अब नंबर 5 परंपरागत मुक्त प्रतीक। परंपरागत मुक्त प्रतीक वो है जो परंपरा से मुक्त होकर, यानी कि कवि ने अपनी नई कविता जो है उनमें जिन कवियों ने नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है नई कविता में, वो परंपरागत मुक्त प्रतीक होते हैं। कैसे जी, सांप ईर्ष्या का प्रतीक है, जलन का है। आगे की कविता है सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना तुमने कैसे सीखा, कहां से तुमने विष पाया, कैसे तुमने डसना सीखा। तो ये जो सांप है ईर्ष्या का प्रतीक है, ये परंपरागत मुक्त प्रतीक है। नंबर 6 जो है वो है व्याख्यात्मक प्रतीक। व्याख्यात्मक प्रतीकों के अंदर क्या होता है, गुणों के आधार पर कवि जो है अपने सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति करता है। मान लीजिए किसी को कोई कवि कहता है ये तो शेर है तो इसकी वीरता का प्रतीक है, किसी को कहता है ये तो गिद्दड़ है तो उसकी कायरता का प्रतीक है। तो ये है प्रतीक के भेद, भावनात्मक कमल, चंद्रमा, कुमुदिनी, विचारात्मक विभीषण, गांधी जी, व्यक्तिगत नलिनी, माली और परंपरागत सांप, परंपरागत मुक्त सांप, परंपरागत हंस, व्याख्यात्मक सिंह और गिद्दड़। इस प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बहुत अच्छी कविता है राम की शक्ति पूजा। उसमें भगवान श्री राम जो है एक ऐसे मानव के प्रतीक है जो सत्य पे चलता है, जिसमें राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। और उसी के अंतर्गत रावण जो है वो प्रतीक है असत्य पे चलने वाला। और ब्रिटिश सत्ता को संबोधित करते हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ये बहुत अच्छी कविता लिखी है। तो हिंदी साहित्य में अनेक कविता मिलेगी जहाँ कवि प्रतीकों का प्रयोग करता है। इसके साथ साथ कवि जिन बिंबों का बार बार प्रयोग करता है, जो बिंब बार बार प्रयोग किए जाते हैं वो बिंब न रह के क्या बन जाते हैं, प्रतीक बन जाते हैं। ये भी ध्यान रखना। तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने बिंब से संबंधित आपको बहुत पहले जानकारी दी है। तो बच्चों, आज की क्लास आपको कैसे लगी, आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप मेरा चैनल लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।